Namaste, welcome to the UPSC podcast channel. Today, in our series of Indian Economy by Ramesh Singh, we will discuss Chapter 6, Planning in India. तो जब भी हम प्लानिंग इन इंडिया की बात करते हैं तो दिमाग में सीधे 5 ईयर प्लान्स और वो सफ़ेद एम्बेसडर गाड़ियों वाला प्लानिंग कमीशन आ जाता है ना? बिल्कुल। ऐसा लगता है कि 1947 में आज़ादी मिली और 1950 में नेहरू जी ने कहा चलो अब प्लानिंग करते हैं और सब शुरू हो गया। हाँ, और ज्यादातर लोगों के लिए कहानी यहीं से शुरू होती है। लेकिन असल कहानी मतलब इसकी जो जड़ें हैं वो इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प और पुरानी है। अच्छा, ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग की जो सोच है वो आजादी से बहुत पहले 1930s और 40s के दौर में ही जम चुकी थी। मतलब ब्रिटिश राज के दौरान। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहा था, ये एक ग्लोबल वेव थी। पूरी दुनिया में एक नई सोच पनप रही थी। क्योंकि तब तो ब्रिटिश सरकार थी और उनकी प्लानिंग तो बस यही होती थी कि यहाँ से ज्यादा फायदा कैसे उठाया जाए। सही बात है। इसकी सबसे बड़ी प्रेरणा आई सोवियत यूनियन से। उन्होंने 1928 में अपना पहला 5 ईयर प्लान शुरू किया। अब आप सोचिए, दुनिया के लिए ये एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था। राइट, एक देश कह रहा है कि हम अगले 5 साल का पूरा इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। एग्जैक्टली। कहाँ क्या बनेगा, कितना बनेगा, सब कुछ तय होगा। फिर 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया जिसने अमेरिका जैसी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की कमर तोड़ दी। हाँ, उसके जवाब में वहां फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का न्यू डील आया जो एक तरह का मैसिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन ही था। तो हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो ये सब देख रहे थे। अच्छा। और उनके लिए ये एक बहुत पावरफुल आइडिया था कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस को प्लान किया जा सकता है, उसे किस्मत या बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। धन की कहानी में उतरेंगे, मतलब ये सिर्फ योजनाओं की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस सवाल की कहानी है कि एक नया आजाद होने वाला देश अपनी तकदीर कैसे लिखेगा। हाँ, क्या वो पश्चिम के औद्योगिक रास्ते पर चलेगा या गांधी के बताए गांवों के रास्ते पर? ये सिर्फ इकोनॉमिक प्लान्स की नहीं बल्कि भारत के भविष्य की दो अलग अलग तस्वीरों की लड़ाई थी। तो इस लड़ाई में पहला झंडा किसने उठाया? सबसे पहले किसने कागज पर ये उतारा कि हाँ, भारत की इकोनॉमी को ऐसे प्लान किया जा सकता है? इसका सबसे पहला श्रेय जाता है एक दिग्गज इंजीनियर और स्टेट्समैन एम विश्वेश्वरैया को। अच्छा, एम विश्वेश्वरैया। हाँ, उन्होंने 1934 में एक किताब लिखी, द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ये भारत के लिए प्लानिंग का पहला सिस्टमैटिक ब्लूप्रिंट, एक व्यवस्थित खाका माना जाता है। 1934? ये तो काफी पहले की बात है। मतलब उस वक्त तो आजादी की लड़ाई अपने चरम पर थी। बिल्कुल। और ऐसे में कोई देश की आर्थिक प्लानिंग के बारे में इतनी गहराई से सोच रहा था, ये अपने आप में बड़ी बात है। क्या था उनके प्लान में? क्या विजन था उनका? उनका मॉडल था डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहां इंडस्ट्री तो प्राइवेट हैंड्स में हो लेकिन सरकार एक डायरेक्टर की भूमिका में रहे। ओके। उनका पूरा जोर इंडस्ट्रियलाइजेशन पर था। वो कहते थे कि भारत की तरक्की का रास्ता खेतों से नहीं, फैक्ट्रियों से होकर गुजरेगा। उनका आइडिया था कि लेबर को एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज में शिफ्ट किया जाए। ये तो आज भी हर सरकार का सपना होता है। लेकिन उनका सबसे बड़ा गोल क्या था? कोई टारगेट था? एक बहुत एम्बिशियस टारगेट था, 10 साल में नेशनल इनकम को डबल करना। 10 साल में डबल? वाओ! सोचिए, 1934 में कोई इतनी बड़ी बात कह रहा है। ये आज भी किसी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट होगा। बिल्कुल। तो क्या हुआ इस प्लान का? ब्रिटिश सरकार ने इसे लागू किया? नहीं, ब्रिटिश सरकार ने तो इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। उनके अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट थे। वो क्यों चाहेंगे कि भारत इंडस्ट्रियली सेल्फ सफिशिएंट बने? सही बात है। लेकिन इस प्लान ने एक चंगाली जरूर लगा दी। पढ़े लिखे भारतीयों के बीच, नेशनलिस्ट लीडर्स के बीच नेशनल प्लानिंग की एक भूख जगा दी। एक बहस शुरू हो गई। Here's where it gets really interesting. इसी साल 1934 में देश के बड़े उद्योगपति, मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की, वो भी प्लानिंग की बात करने लगे। हाँ, ये थोड़ा अजीब नहीं है? कैपिटलिस्ट जो आमतौर पर फ्री मार्केट की बात करते हैं, वो गवर्नमेंट प्लानिंग की वकालत कर रहे हैं। ये बहुत काउंटर इंट्यूटिव लगता है ना? हाँ, कि कैपिटलिस्ट क्लास सरकार से कह रही है कि आप आकर इकोनॉमी को प्लान करो। फिक्की के प्रेसिडेंट थे एन.आर. सरकार। उन्होंने साफ कहा कि लेसे फेयर यानी सरकार हस्तक्षेप ना करे का जमाना अब गया। अच्छा, उन्होंने एक हाई पावर्ड नेशनल प्लानिंग कमीशन की मांग की। ये दिखाता है कि उस वक्त के इंडियन कैपिटलिस्ट भी समझ रहे थे कि ब्रिटिश रूल के तहत जो इकोनॉमी चल रही है उससे उनका भी भला नहीं होने वाला। वो भी एक बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज चाहते थे।
मतलब उन्हें भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, सड़कें, बिजली, पोर्ट्स। एग्जैक्टली और ये सब सरकार के बिना नहीं हो सकता था। तो अब सीन में पॉलिटिक्स की एंट्री होती है। जब इंडस्ट्रियलिस्ट और इंजीनियर्स बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो उस वक्त की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स थी, वो कैसे पीछे रहते? बिल्कुल। कांग्रेस में क्या किया? 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेशनल प्लानिंग कमेटी यानी एनपीसी का गठन किया। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा कदम रहा होगा। हाँ, ये एक निर्णायक कदम था। ये जानना दिलचस्प होगा कि नेहरू के साथ कौन लोग थे जो भारत का इकोनॉमिक फ्यूचर डिजाइन कर रहे थे। मतलब ये तो एक तरह से भारत की इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसी रही होगी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसमें एम विश्वेश्वरैया थे, जेआरडी टाटा, जीडी बिरला जैसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। वाओ। तो दूसरी तरफ एकेडमिक्स, टेक्नीशियंस, सिविल सर्वेंट्स, ट्रेड यूनियनिस्ट, सोशलिस्ट्स, कम्युनिस्ट्स। मतलब आप इमेजिन कीजिए, एक कमरे में जेआरडी टाटा भी बैठे हैं और एक कम्युनिस्ट लीडर भी। और सब मिलकर देश की इकोनॉमी पर ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं। हाँ, इस कमेटी में 15 सदस्य थे, 29 सब कमिटीज थी और इसने 29 वॉल्यूम्स की रिकमेंडेशंस तैयार की। ये तो कमाल की बात है कि एक ही कमेटी में इतने अलग-अलग विचारधारा के लोग थे। ये उस दौर की खासियत थी। मतभेद बहुत थे, लेकिन एक नेशनल कंसेंसस था कि पहले देश को आजाद कराना है और फिर उसे अपने पैरों पर खड़ा करना है। लेकिन फिर इसका काम रुक गया था, है ना? हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 और फिर 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से इसका काम रुक गया। इसके कई सदस्यों को जेल में डाल दिया गया। अच्छा। इसलिए इसकी फाइनल रिपोर्ट 1949 में ही आ सकी। लेकिन इसने प्लानिंग के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार कर दिया। जो टेक्निकल ग्राउंडवर्क हुआ, जो डेटा कलेक्ट हुआ, वो बाद में बहुत काम आया। और ब्रिटिश सरकार क्या बस ये सब देख रही थी? उन्हें चिंता नहीं हुई कि ये भारतीय तो खुद ही अपने देश की प्लानिंग करें? वो देख भी रहे थे और कुछ कुछ करने का दिखावा भी कर रहे थे। दिखावा? हाँ, शायद इंटरनेशनल प्रेशर और भारत में बदलते माहौल की वजह से। उन्होंने 1941 में एक पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कमेटी बनाई, फिर एक थिंक टैंक के तौर पर कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ इकोनॉमिस्ट बनाई। 1944 में तो एक पूरा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी बना दिया। अच्छा। और सबसे दिलचस्प बात, इस डिपार्टमेंट के एक सदस्य थे अर्देशीर दलाल, जो बॉम्बे प्लान से भी जुड़े थे। ओह, इंटरेस्टिंग। फाइनली 1946 में जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी तो उसने एक एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड बनाया। इसी बोर्ड ने रेकमेंड किया कि एक सिंगल कॉम्पैक्ट अथॉरिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो सीधे कैबिनेट को रिस्पॉन्सिबल हो। और यही आगे चलकर प्लानिंग कमीशन बना। बिल्कुल, यही रिकमेंडेशन उसका आधार बना। अब बात करते हैं सबसे मशहूर प्लान्स में से एक की, द बॉम्बे प्लान। इसका नाम सुनते ही लगता है कि ये सिर्फ मुंबई के इंडस्ट्रियलिस्ट्स का प्लान होगा जो सिर्फ अपने फायदे की बात करेगा। हाँ, 1944-45 में आया अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया, जिसे बॉम्बे प्लान कहते हैं, और इसे भारत के 8 चोटी के इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने तैयार किया था। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जेआरडी टाटा, जीडी बिरला, अर्देशीर दलाल और भी कई। तो क्या था इस कैपिटलिस्ट प्लान में? जरूर प्रॉफिट, फ्री मार्केट, कम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यही सब होगा, है ना? यही तो कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अच्छा। इंडस्ट्री की बात तो थी, खासकर हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज की, लेकिन साथ ही ये प्लान एग्रेरियन रिस्ट्रक्चरिंग यानी जमींदारी को खत्म करने की बात भी करता था। क्या? देश के सबसे बड़े उद्योगपति कह रहे हैं कि जमींदारी खत्म करो? हाँ, और रुकिए, और भी हैं। ये प्लान सोशल वेलफेयर की भी बात करता था। राइट टू वर्क, मिनिमम वेज, फ्री एजुकेशन, सोशल इंश्योरेंस। मिनिमम वेज, फ्री एजुकेशन। हाँ, और तो और ये प्लान कहता था कि धन के जमाओ मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकने और इनइक्वालिटी को कम करने के लिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जैसे कदम उठाने चाहिए। मतलब अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाओ। एग्जैक्टली। और इन सब कामों के लिए स्टेट का एक एक्टिव रोल होना चाहिए। ये तो किसी भी समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र जैसा लग रहा है। मतलब बॉम्बे प्लान सिर्फ एक कैपिटलिस्ट ब्लूप्रिंट नहीं था? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे क्या सोच थी? ये उद्योगपति अचानक इतने समाजवादी कैसे हो गए? ये एक बहुत गहरी और प्रैग्मेटिक सोच थी। ये लोग समझ रहे थे कि आजाद भारत में अगर गरीबी और असमानता बनी रही तो सोशल अनरेस्ट होगा, क्रांतियां होंगी, जो बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल। वो एक स्टेबल ग्रोइंग इकोनॉमी चाहते थे जिसमें लोगों के पास परचेजिंग पावर हो। अगर आम आदमी की जेब में पैसा ही नहीं होगा तो उनकी फैक्ट्रियों का सामान खरीदेगा कौन? राइट। ये दूर की सोच थी, लेकिन क्या हर कोई इस बड़ी फैक्ट्री, बड़े उद्योग वाले मॉडल से सहमत था? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक और विजन था जो इससे 180 डिग्रीज अलग था। कौन सा? वो था गांधीयन प्लान।
1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल ने द गांधीयन प्लान पेश किया। इसका फोकस इंडस्ट्रियलाइजेशन था ही नहीं। तो क्या था? एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज। ये डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और सेल्फ कंटेन्ड विलेजेस की बात करता था। ये मानता था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। तो ये तो एकदम दो अलग अलग दुनिया हो गई। एक तरफ नेहरू, एनपीसी और बॉम्बे प्लान वाले जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों, बड़े बांधों की बात कर रहे हैं, हाँ, और दूसरी तरफ गांधीवादी जो मशीनरी को ही यूरोपियन कॉलोनियलिज्म की निशानी मानते हैं। प्रिसाइसली। ये एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल इम्पास था। गांधी जी के लिए इंडस्ट्रियलिज्म ही भारत की गरीबी की जड़ थी। नेशनल प्लानिंग कमेटी में भी इस पर खूब बहस हुई होगी जरूर। एक तरफ जेसी कुमारप्पा जैसे कट्टर गांधीवादी थे, दूसरी तरफ नेहरू जैसे मॉडर्निस्ट्स। बाद में नेहरू के हस्तक्षेप से एक बीच का रास्ता निकला। क्या रास्ता निकला? कि हैवी इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाएगा क्योंकि देश की सिक्योरिटी और सेल्फ रिलायंस के लिए वो जरूरी है, लेकिन कॉटेज इंडस्ट्रीज को भी थोड़ी इंपॉर्टेंस दी जाएगी ताकि एम्प्लॉयमेंट बना रहे। और यहीं से एक तरह से मिक्स्ड इकोनॉमी का बीज पड़ा। इन दो बड़े विचारों के अलावा भी कोई और प्लान था क्या? कोई और भी अपनी आवाज उठा रहा था? हाँ, 1945 में एम एन रॉय ने द पीपल्स प्लान दिया। रॉय एक रेडिकल ह्यूमनिस्ट थे, तो उनका प्लान इसी सोच पर आधारित था कि डेवलपमेंट का फोकस लोगों की बेसिक नीड्स को पूरा करना होना चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान। बिल्कुल। ये मार्क्सिस्ट सोशलिज्म पर आधारित था और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को बराबर महत्व देता था। और फिर आजादी के बाद भी एक प्लान आया था, सर्वोदय प्लान। हाँ, 1950 में जयप्रकाश नारायण ने द सर्वोदय प्लान पेश किया। सबका उदय। ये तो सुनने में गांधीयन प्लान जैसा लगता है। काफी हद तक ये विनोबा भावे के सर्वोदय कॉन्सेप्ट से प्रेरित था। इसमें भी एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज, सेल्फ रिलायंस, लैंड रिफॉर्म्स और डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग पर जोर था। मतलब प्लानिंग ऊपर से नहीं, नीचे से, गांव के स्तर से शुरू हो। हाँ, और सरकार ने बाद में इसके कुछ आइडियाज को 5 ईयर प्लान्स में शामिल भी किया। इंटरेस्टिंग। मेरे सबसे दिलचस्प बात यह है कि जयप्रकाश नारायण जिन्होंने सर्वोदय प्लान दिया, वो 1960s तक आते आते इंडियन प्लानिंग के सबसे बड़े क्रिटिक्स में से एक बन गए। अच्छा, ऐसा क्यों? उनका कहना था कि प्लानिंग बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड हो गई है। दिल्ली में बैठे कुछ लोग पूरे देश के लिए फैसले ले रहे हैं और इसमें लोगों की भागीदारी, मतलब पीपल्स पार्टिसिपेशन, है ही नहीं। तो इसी सोच से डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की शुरुआत हुई होगी, जब ये क्रिटिक आने लगा कि सब कुछ टॉप डाउन हो रहा है। हाँ, बाद में SFDA, DPAP जैसे कार्यक्रम शुरू हुए जो स्पेसिफिक एरियाज की प्रॉब्लम्स को टारगेट करते थे। लेकिन असली इम्पेटस तो 1990s में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया, जिसने पंचायती राज और लोकल बॉडीज को प्लानिंग का संवैधानिक अधिकार दिया। एग्जैक्टली। इस पूरी चर्चा में हमें दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, DVC को नहीं भूलना चाहिए। और में बड़े मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स पर भी काम शुरू हो गया था, जो सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, पावर जनरेशन, सब कुछ एक साथ देखते थे। हाँ, ये नेहरू के टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया वाले विजन का एक जीता जागता सबूत था। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब आजादी से ठीक पहले इतने सारे प्लान्स, इतनी सारी बहस के बाद क्या किसी बात पर सहमति बनी? क्या कोई कॉमन ग्राउंड निकला इस पूरे मंथन से? हाँ, एक सिग्निफिकेंट मेजर ऑफ अग्रीमेंट बन चुका था। कांग्रेस, इंडस्ट्रियलिस्ट्स और सरकार सब 3-4 बातों पर सहमत थे। क्या थी वो बातें? एक, सेंट्रल प्लानिंग होनी चाहिए जिसमें स्टेट का एक्टिव रोल हो। लेज़र-फेयर का आइडिया पूरी तरह रिजेक्ट हो चुका था। ओके। 2, इन्वेस्टमेंट्स को सही दिशा देने के लिए कंट्रोल्स और लाइसेंसिंग जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ लग्जरी गुड्स बनाता रहे। राइट। होगा। लेकिन इन प्लान्स की अपनी सीमाएं भी तो होंगी। ये सब तो आजादी से पहले बन रहे थे, एक तरह से थियोरी में। बिल्कुल। ये प्लान्स तब बने थे जब ये भी नहीं पता था कि पावर ट्रांसफर कैसे होगा, देश का बंटवारा होगा या नहीं। सही बात है। ये ज्यादातर एक्सपर्ट्स के प्रपोजल्स थे। आज़ादी के बाद की रियलिटीज, पार्टीशन का ट्रॉमा, रिफ्यूजीज का संकट, इन सब के सामने ये इनएडिक्वेट थे। पर इन्होंने जो सोचने का तरीका और टेक्निकल ग्राउंड वर्क किया, जो एक माहौल बनाया, हाँ, वो भविष्य के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ। तो ये थी भारत में प्लानिंग की शुरुआत की कहानी। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि हमारे 5 ईयर प्लान्स हवा में नहीं बने थे। नहीं, उनके पीछे दशकों की मेहनत, बहस और अलग-अलग विचारधाराओं का मंथन था। इसने आने वाले भारत की आर्थिक दिशा के लिए एक मंच तैयार कर दिया था। ये तय कर दिया था कि भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल अपनाएगा जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों का रोल होगा।
और सरकार एक ड्राइवर की भूमिका में रहेगी। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम प्लानिंग के प्रमुख उद्देश्यों मतलब मेजर ऑब्जेक्टिव्स पर चर्चा करेंगे। तो ये जो भारत की प्लानिंग की पूरी कहानी है ना, इसके पीछे के बड़े लक्ष्य क्या थे? मतलब आजादी के बाद हमारे लीडर्स देश को कहाँ ले जाना चाहते थे? ये कोई एक दिन का फैसला तो था नहीं? बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत लंबे क्या कहते हैं प्रोसेस का नतीजा था। अच्छा। जो आजाद भारत का सपना था वो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान धीरे धीरे बना और मजबूत हुआ। ओके। इसमें नेशनल प्लानिंग कमेटी यानी एनपीसी की बहसों, फिर संविधान सभा के डेलिब्रेशंस और यहाँ तक कि सोवियत यूनियन और फ्रांस के प्लानिंग के तरीकों से भी प्रेरणा ली गई थी। तो मतलब काफी कुछ सोचा समझा गया था। हाँ, एनपीसी ने कोशिश की कि उस समय के राष्ट्रवादी आंदोलन की सारी उम्मीदों को इसमें शामिल किया जाए। तो ये जो नींव थी ये 3 मजबूत खंभों पर टिकी थी, जैसा कि हमारे सोर्सेज बताते हैं। पहला था संविधान सभा की सोच। हाँ, पहला पिलर था उस समय की सोशल फिलॉसफी। संविधान सभा इस नतीजे पर पहुंची कि लोगों की जो रेवोल्यूशन ऑफ राइजिंग एक्सपेक्टेशंस है, मतलब बेहतर जीवन की जो बढ़ती हुई उम्मीदें हैं, एग्जैक्टली, उन्हें सही दिशा देनी होगी और इसके लिए बड़े पैमाने पर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जरूरत थी और वो भी प्लान्ड तरीके से। मतलब सिर्फ नारे नहीं बल्कि असली काम, और इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी का भी बड़ा रोल था। बिल्कुल, मकसद था कि मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को तेजी से सुधारा जाए और साथ में सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय भी हो। सीधे शब्दों में कहें तो भारत को एक वेलफेयर स्टेट बनाने का कॉल था। ओके, तो विजन क्लियर था, पर किसी भी विजन को जमीन पर उतारने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क चाहिए। सही बात है। यहाँ आता है हमारा दूसरा पिलर, संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। सही, और संविधान में 3 जरूरी बातें कही गईं। अच्छा। पहली, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया। अच्छा। इसका मतलब है कि इस पर केंद्र और राज्य, यूनियन और स्टेट्स दोनों मिलकर काम करेंगे। अच्छा। एक तरह से कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म की नींव रखी गई। जैसे कॉलेज का ग्रुप प्रोजेक्ट, जहां टीम लीड और टीम मेंबर दोनों की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। दूसरी बात, संविधान में ऐसे कई आर्टिकल्स हैं जैसे 249, 252, 257 जो केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं। और तीसरी और सबसे अहम बात, संविधान ने खुद ही एक वेलफेयर स्टेट का पैटर्न और उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बता दिए थे। ये प्लानिंग के कॉर्नरस्टोन्स हैं। और फिर तीसरा पिलर था मार्च 1950 का गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, जिसने प्लानिंग कमीशन को जन्म दिया। हाँ, उस रेजोल्यूशन ने सीधे सीधे संविधान के फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का हवाला दिया। ओके। लक्ष्य साफ था, हर नागरिक को रोजगार और आजीविका के पर्याप्त साधन मिले और एक ऐसा सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर बने जो न्याय और समानता पर आधारित हो। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स पहले से ही संविधान के आत्मा में मौजूद थे। तो इन बड़े बड़े विचारों को एक्चुअल प्लान्स में कैसे उतारा गया? फर्स्ट 5 ईयर प्लान से शुरुआत करते हैं, 1951 से 61। पहले प्लान ने माना कि देश में गरीबी और असमानता बहुत ज्यादा है और इसी वजह से सामाजिक बदलाव की जरूरत है। राइट। लेकिन ये भी समझा कि सिर्फ मौजूदा अमीरी को गरीबों में बांटने से गरीबी खत्म नहीं होगी। मतलब पहले केक को बड़ा बनाना होगा, फिर उसके बराबर टुकड़े करने की सोचनी होगी। बिल्कुल, इसलिए जोर दिया गया कि प्रोडक्शन भी बढ़ाना है और साथ ही साथ मौजूदा असमानताओं को भी दूर करना है। एग्जैक्टली, दोनों काम एक साथ होने चाहिए। और सेकेंड 5 ईयर प्लान ने इस कहानी को कैसे आगे बढ़ाया 1956 से 61 वाला? उसने इसी प्रोसेस को और तेजी दी, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट में और ज्यादा बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा। अच्छा। लेकिन साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात जोड़ी गई, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस यानी व्यवस्था में सुधार। जैसे? मकसद था कि अर्थव्यवस्था को ज्यादा डायनामिक और प्रोग्रेसिव बनाया जाए। सोशल एंड्स को इकोनॉमिक एंड्स के बराबर ही जरूरी माना गया। फिर अगर हम सीधे 6th 5 ईयर प्लान पर आए, 1980 से 85, तो लगता है भाषा और गंभीर हो गई। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे भारी शब्द इस्तेमाल होने लगे। हाँ। इसका क्या मतलब था? स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है अर्थव्यवस्था की बुनियाद को ही बदल देना। ओके। यानी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से उद्योग और सेवा क्षेत्र की ओर बढ़ना। लक्ष्य था एक हाई और सस्टेन्ड ग्रोथ रेट हासिल करना, आम जनता के जीवन स्तर में सुधार लाना, गरीबी और बेरोजगारी को जड़ से खत्म करना और एक सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत जमीन तैयार करना। फिर आया 1991 का दौर, लिबरलाइजेशन। ऐसा लगा कि अब प्लानिंग का अध्याय खत्म हो जाएगा।
क्या वाकई जो पुराने ऑब्जेक्टिव्स थे वो धुंधले पड़ गए? ये एक बड़ा सवाल था उस समय। एक्सपर्ट्स ने कई मुद्दे उठाए, जैसे अब देश वेज एम्प्लॉयमेंट यानी नौकरी पर निर्भरता से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर बढ़ेगा। सरकार का रोल कम हो रहा था और अर्थव्यवस्था प्रो प्राइवेट हो रही थी। तो डर था कि प्लानिंग का जो सामाजिक मकसद है वो खो जाएगा। बिल्कुल यही डर था। और विदेशी निवेश को लेकर भी चिंता थी कि कहीं हम नियो इंपेरियलिज्म के जाल में ना फंस जाएं। हाँ, ये सब चिंताएं थी, लेकिन सरकार ने साफ किया। 1991 में कहा गया कि भविष्य में अर्थव्यवस्था प्राइवेट पार्टिसिपेशन पर ज्यादा निर्भर करेगी। पर प्लानिंग के जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो वही रहेंगे, बस प्लानिंग का तरीका बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? अब वो इंडिकेटिव होगी, प्रिस्क्रिप्टिव नहीं। मतलब सरकार अब रास्ता बताएगी पर उस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर नहीं करेगी। एग्जैक्टली। 8th प्लान जो 92 से 97 तक था, उसमें भी कहा गया कि बुनियादी उद्देश्यों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अच्छा। सिर्फ पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स बदले हैं। 9th प्लान ने तो और भी साफ कहा, हम पहिए को दोबारा बनाने की कोशिश नहीं कर रहे। दिलचस्प है। लक्ष्य वही है, बस हम पुराने अनुभवों से सीखकर आज की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तो इतनी बहसों और बदलावों के बाद वो कौन से 6 प्रमुख उद्देश्य हैं जिन पर एक कंसेंसस बना? चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी 1, इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी देश में प्रोडक्शन का लगातार बढ़ना। ये तो सिंपल है, परिवार की आमदनी बढ़ेगी तभी तो सबकी जरूरतें और शौक पूरे होंगे। दूसरा है 2, पॉवर्टी अलिविएशन, गरीबी उन्मूलन। ये एनपीसी और संविधान निर्माताओं के लिए सबसे इमोशनल मुद्दा था। सही बात है। इसी वजह से प्लान्ड इकोनॉमी का फैसला लिया गया था। आज हम जो एमजी नरेगा जैसी योजनाएं देखते हैं वो इसी सोच की देन है। और गरीबी हटाने का सबसे अच्छा तरीका है तीसरा उद्देश्य 3, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार सृजन। बिल्कुल, इसीलिए प्लानिंग का एक मुख्य उद्देश्य रहा है रोजगार पैदा करना, चाहे वो वेज एम्प्लॉयमेंट हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। चौथा उद्देश्य थोड़ा पेचीदा है 4, कंट्रोलिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक असमानता को नियंत्रित करना। ये अंबानी बनाम आम आदमी वाली बहस है। और ये सिर्फ आय या समानता के बारे में नहीं है। सोर्सेज बताते हैं कि प्लानिंग का एक हिस्सा सोशल इंजीनियरिंग भी था। सोशल इंजीनियरिंग? हाँ, समाज में बराबरी लाने के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, रिजर्वेशन जैसी पॉलिसीज को इसी प्लानिंग फ्रेमवर्क का हिस्सा माना गया, ताकि सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित हो सके। ओके, समझ गया। 5वां उद्देश्य है 5, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर। ये शब्द तो आज हर किसी की जुबान पर है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। नेहरू के समय इसका मतलब दुनिया से कट जाना नहीं था। तो फिर क्या था? बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी में एक सबऑर्डिनेट पोजीशन से बचना था। और कोविड-19 के बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान के रूप में इसे एक नया पुश मिला है। राइट। इसके वो 5 पिलर्स हैं। हाँ, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। ये ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म का भारतीय जवाब है जो मजबूत ट्रेड का भी समर्थन करता है। और आखिरी 6वां उद्देश्य 6, मॉडर्नाइजेशन। ये सिर्फ फैंसी गैजेट्स के बारे में नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब था कृषि में नई तकनीक लाना, डेयरिंग को मॉडर्न बनाना, एक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम अपनाना। अच्छा। और सबसे जरूरी, इंडस्ट्री को देश का प्राइम मूविंग फोर्स या पीएमएफ बनाना, ताकि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। तो कुल मिलाकर ये उद्देश्य काफी गहरे हैं और समय के साथ इवॉल्व हुए हैं, लेकिन उनका जो कोर आइडिया है एक न्यायपूर्ण, आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत बनाने का, वो आज भी वैसा ही है। बिल्कुल। ये उद्देश्य प्रीएम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों से जुड़े हुए हैं। हाँ, और अब नीति आयोग के आने के बाद इन उद्देश्यों को और एक नए नजरिए से देखा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम प्लानिंग कमीशन पर चर्चा करेंगे। तो आज़ादी के बाद के भारत की इकोनॉमिक स्टोरी में कुछ नाम बहुत बड़े हैं और उनमें से एक है प्लानिंग कमीशन। हम सब ने स्कूल में 5 ईयर प्लान्स के बारे में रटाए। बिल्कुल। ये वो इंस्टीट्यूशन थी जो देश का इकोनॉमिक फ्यूचर तय करती थी। एक तरह से आप कह सकती हैं देश की आर्थिक कुंडली बनाती थी। हाँ, और ये सिर्फ एक कमेटी नहीं थी, ये एक पावर हाउस थी। इसका अंदाजा तो इसी बात से लगाइए कि प्रधानमंत्री खुद इसके चेयरमैन होते थे। सही बात है। लेकिन फिर 2015 में अचानक, मतलब 65 साल बाद, इसे खत्म कर दिया गया और इसकी जगह नीति आयोग आ गया।
तो सवाल ये उठता है कि जो संस्था इतने दशकों तक देश की प्लानिंग की रीढ़ की हड्डी थी, उसे बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है। ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को बंद करने की बात नहीं थी, ये एक पूरी सोच को, एक पूरे मॉडल को बदलने की बात थी। बिल्कुल। आज हम इसी की गहराई में जाएंगे। ये कैसे बनी, इसका पावर स्ट्रक्चर क्या था, ये इतनी ताकतवर कैसे हो गई कि इसे सुपर कैबिनेट तक कहा जाने लगा, और फिर इसका अंत क्यों हुआ। चलिए इसकी पैदाइश से शुरू करते हैं। इसकी नींव कैसे रखी गई? देखिए, इसकी कहानी आज़ादी के फौरन बाद के माहौल में शुरू होती है। देश नया नया आज़ाद हुआ था, संसाधन बहुत कम थे और ज़रूरतें वो तो पहाड़ जैसी थी। उस वक्त दुनिया में सोवियत यूनियन का जो सेंट्रलाइज प्लानिंग मॉडल था वो बहुत सक्सेसफुल माना जा रहा था, और हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वो फेबियन सोशलिज्म से भी प्रभावित थे। अच्छा। तो एक नेशनल प्लानिंग कमेटी एनपीसी बनी थी, उसने 1949 में अपनी रिपोर्ट दी और इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग की जरूरत पर बहुत जोर दिया। मतलब ये आइडिया हमारे अपने नेताओं का था, किसी ने बाहर से थोपा नहीं था। बिल्कुल। और प्लानिंग की बात हमारे संविधान में भी है, लिस्ट 3 की एंट्री 20 में। लेकिन यहीं पर कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट आता है। वो क्या? संविधान में प्लानिंग का जिक्र तो है, पर प्लानिंग कमीशन का नहीं। ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। एक मिनट, मतलब देश की पूरी आर्थिक दिशा तय करने वाली संस्था वो कॉन्स्टिट्यूशनल थी ही नहीं, ना ही उसे संसद के किसी कानून ने बनाया था? नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इसे कोई भी सरकार एक झटके में खत्म कर सकती थी। एग्जैक्टली। और आखिर में हुआ भी यही। इसे सरकार ने सिर्फ एक रेजोल्यूशन से, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया था। कागजों पर यह सरकार के लिए एक एडवाइजरी बॉडी या थिंक टैंक की तरह थी। ये तो बहुत अजीब है। ये तो वैसा ही हो गया जैसे घर में एक बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी हर फैसले में चलती है, सब उनकी सुनते हैं, लेकिन जायदाद के कागजों में उनका नाम तक नहीं है। हाँ। उनकी ताकत सिर्फ उनके रुतबे से है, किसी कानूनी हक से नहीं। इससे बेहतर एनालॉजी नहीं हो सकती। बिल्कुल यही था, और इसका स्ट्रक्चर भी इसी रुतबे को दिखाता था। प्रधानमंत्री एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते थे। मतलब जो भी पीएम बनेगा वो इसका चेयरमैन होगा। हाँ। लेकिन असली काम देखते थे डेप्यूटी चेयरमैन, जिन्हें प्रधानमंत्री अपॉइंट करते थे, और उनका पद कैबिनेट रैंक का होता था। वो एक तरह से देश के इकोनॉमिक जार होते थे। और मेंबर्स कौन होते थे? क्या सब नेता ही थे या एक्सपर्ट्स भी थे? नहीं, यही इसकी एक अच्छी बात थी। इसमें प्लानिंग मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर जैसे कुछ मंत्री तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते ही थे, लेकिन साथ ही इसमें अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स को भी मेंबर बनाने का प्रोविजन था। अच्छा। ये एक टेक्निकल बॉडी थी जिसका अपना बड़ा सेक्रेटेरिएट योजना भवन में था, अपने सचिव थे, सलाहकार थे, और एक रिसर्च विंग भी थी। मतलब ये कोई शौकिया क्लब नहीं था, ये एक हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल सेटअप था। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर हाउस खड़ी हो गई। पर इसके शिखर के दिनों में इसने देश के लिए किया क्या? क्योंकि आज तो हम इसकी खामियों की बात ज्यादा करते हैं, पर 65 साल तक ये चली तो कुछ तो सही किया होगा। नहीं थी। इन सब कामों के लिए पैसा, संसाधन और एक दिशा चाहिए थी। प्लानिंग कमीशन ने यही काम किया। जो भाखड़ा नांगल डैम बना, जो आईआईटीज और आईआईएम्स खड़े हुए, जो ग्रीन रेवोल्यूशन की नींव रखी गई, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं प्लानिंग कमीशन का दिमाग और ब्लूप्रिंट था। अच्छा। वो एक तरह का नेशनल कंसेंसस बनाता था कि अगले 5 साल देश को किस दिशा में जाना है। लेकिन ये क्रेडिट तो सरकार को भी जाता है। इसमें कमीशन का स्पेसिफिक रोल क्या था? क्या ये सिर्फ कागज पर प्लान बना रहे थे? नहीं, उनका रोल बहुत गहरा था। वो तय करते थे कि किस सेक्टर को कितना पैसा मिलेगा। इसे रिसोर्स एलोकेशन कहते हैं। अच्छा। मान लीजिए सरकार के पास 100 रुपए हैं, तो कमीशन ये तय करेगा कि 20 रुपए खेती को, 30 रुपए इंडस्ट्री को, 15 रुपए शिक्षा को और बाकी दूसरे सेक्टर्स को मिलेंगे। ये फैसले देश का भविष्य तय कर रहे थे। जैसे सेकेंड 5 ईयर प्लान में भारी उद्योगों पर जोर दिया गया, जिसका नतीजा था भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के स्टील प्लांट्स का बनना। ये कमीशन का ही विजन था। समझ गए। तो अब आते हैं इसके ऑफिशियल काम पर। इसके फंक्शंस क्या डिफाइन किए गए थे? इसके 6 मुख्य काम थे। पहला, देश के मटेरियल, कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्सेज का आकलन करना। मतलब ये देखना कि हमारे पास क्या क्या है, कितना लोहा, कितना कोयला, कितने इंजीनियर, कितना पैसा। एक तरह से घर का हिसाब लगाना। हाँ बिल्कुल, कि महीने का राशन कितना है और कमाई कितनी है। और दूसरा, इन संसाधनों का सबसे इफेक्टिव और बैलेंस्ड इस्तेमाल करने के लिए प्लान बनाना। तीसरा, प्रायोरिटीज तय करना। ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक हासिल था। पहले खेती पर फोकस करें या इंडस्ट्री पर,
पहले सड़कें बनाएं या स्कूल। ये तय करना कि पहले घर की छत ठीक कराएं या बच्चों की स्कूल की फीस भरें। बिल्कुल। और बाकी के 3। चौथा काम था उन वजहों का पता लगाना जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को धीमा कर रही हैं। 5वां, प्लान को लागू करने के लिए जरूरी मशीनरी यानी पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तैयार करना। और छठा, सबसे जरूरी, समय समय पर प्लान की प्रोग्रेस को चेक करना कि जो सोचा था वो हो भी रहा है या नहीं। सुनने में तो ये सब बहुत ऑर्गेनाइज्ड और जरूरी लगता है, फिर इसे इकोनॉमिक कैबिनेट या सुपर कैबिनेट जैसे नेगेटिव नाम क्यों दिए गए? ये तो ऐसा लगता है जैसे ये अपनी हदें पार कर रही थी। क्योंकि समय के साथ ऐसा ही हुआ। जो संस्था सलाह देने के लिए बनी थी वो हुक्म देने लगी। अच्छा। इसे सुपर कैबिनेट इसलिए कहा गया क्योंकि ये कैबिनेट के फैसलों पर भी असर डाल रही थी, और इकोनॉमिक कैबिनेट इसलिए क्योंकि ये फाइनेंस कमीशन जैसी एक संवैधानिक बॉडी के अधिकार क्षेत्र में भी दखल देने लगी थी। मतलब राज्यों को कितना पैसा मिलेगा, इसमें भी इसका बड़ा हाथ होता था। हाँ, और सबसे बड़ी दिक्कत थी जवाबदेही की कमी, अकाउंटेबिलिटी। ये संसद के प्रति जवाबदेह नहीं थी। धीरे धीरे ये थिंकर्स की एक छोटी बॉडी से एक बहुत बड़ी भारी भरकम ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन बन गए। मतलब पावर करप्ट्स वाली कहानी यहाँ भी सच हो रही थी। कुछ हद तक। इसका एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है 2002 के बाद 10th प्लान के साथ इसे 2 नए और बहुत पावरफुल काम मिले। क्या? पहला, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ प्लान इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करना, और दूसरा, अलग अलग सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के काम को मॉनिटर करना। अरे वाह, मतलब अब ये सिर्फ प्लान नहीं बना रही थी बल्कि सरकार के बाकी मिनिस्ट्रीज पर नजर भी रख रही थी। हाँ, ये तो ऐसा हो गया जैसे क्लास मॉनिटर को टीचर ने कह दिया हो कि तुम न सिर्फ क्लास को शांत रखोगे बल्कि बाकी बच्चों का होमवर्क भी चेक करोगे और उन्हें ग्रेड भी दोगे। एकदम सही। इसने 10 डेवलपमेंट एरियाज के लिए मॉनिटरेबल टारगेट्स सेट किए और मिनिस्ट्रीज को इन टारगेट्स के हिसाब से काम करना पड़ता था। अब ये सिर्फ सलाह नहीं दे रही थी, ये परफॉर्मेंस चेक कर रही थी। और राज्यों पर भी इसका असर हुआ। बहुत ज्यादा। इसने राज्यों के लिए भी डेवलपमेंट इंडिकेटर्स और टारगेट सेट करने शुरू कर दिए। यहीं से वो टॉप डाउन अप्रोच की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। यही वो वन साइज फिट्स ऑल वाली दिक्कत है ना? हाँ, और इसका असर जमीन पर बहुत खराब तरीके से दिखता था। मान लीजिए, दिल्ली के योजना भवन के एसी कमरों में बैठे एक्सपर्ट्स ने तय किया कि एक योजना के तहत उत्तर पूर्व के गांव में सैकड़ों टन गेहूं बेच दिया जाए, जहाँ के लोग सिर्फ चावल खाते हैं, गेहूं नहीं। बिल्कुल। या फिर राजस्थान के किसी सूखे इलाके में मछली पालन की योजना बना दी गई। नियत अच्छी हो सकती है, पर स्थानीय जरूरतों की समझ ना होने की वजह से संसाधनों की भयानक बर्बादी होती थी। तो एक संस्था जो इतनी ताकतवर हो गई, जो केंद्र से लेकर राज्यों तक की पॉलिसीज को कंट्रोल कर रही थी, उसे खत्म करने का फैसला क्यों लिया गया? What was the final nail in the coffin? The final nail was a report. जून 2014 में सरकार बदलने के ठीक बाद इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस यानी IEO ने प्रधानमंत्री को एक रिपोर्ट सौंपी। IEO को प्लानिंग कमीशन के काम का मूल्यांकन करने के लिए ही बनाया गया था, और उस रिपोर्ट में कमीशन की बहुत तीखी, आप कह सकते हैं ब्रूटल आलोचना की गई थी। क्या कहा गया था उस रिपोर्ट में? रिपोर्ट ने साफ साफ कहा कि प्लानिंग कमीशन भारत के डेवलपमेंट में मदद नहीं बल्कि एक अड़चन, हिंड्रेंस बन गया है। ओह, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। 65 साल पुरानी इंस्टीट्यूशन को आप अड़चन कह रहे हैं। रिपोर्ट ने कहा कि इसका टॉप डाउन अप्रोच पूरी तरह फेल हो चुका है और ये कमजोर राज्यों का एक सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर बना रहा है, जहां राज्य हमेशा केंद्र के सामने हाथ फैलाए खड़े रहते हैं। वाओ, ये तो सीधा हमला था। तो आयो ने सोल्यूशन क्या दिया? उनके सॉल्यूशंस बहुत रैडिकल यानी क्रांतिकारी थे। पहली और सबसे बड़ी सिफारिश, प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दो, स्क्रैप इट। खत्म कर दो? सिर्फ सुधारो नहीं, सीधा खत्म? नहीं, पूरी तरह खत्म कर दो, और उसकी जगह एक रिफॉर्म एंड सॉल्यूशंस कमीशन RSC बनाओ। अच्छा। और कहा कि इस नई बॉडी में मंत्रालयों के ब्यूरोक्रेट्स नहीं बल्कि डोमेन एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री, सिविल सोसाइटी और एकेडमिया के लोग होने चाहिए। मतलब IAS अफसर नहीं बल्कि असली दुनिया के अपने अपने फील्ड के माहिर लोग। मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्वर बनेगी, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं। और क्या सिफारिशें थी? दूसरी सिफारिश थी कि RSC के 3 मुख्य काम हों। पहला, आइडियाज का रिपोजिटरी बनना, मतलब जहां देश भर के अच्छे आइडियाज इकट्ठे हों। दूसरा, इंटीग्रेटेड रिफॉर्म के लिए सरकार को आइडियाज देना। और तीसरा, भविष्य के नए चैलेंजेस को पहचानकर उनके सॉल्यूशंस तैयार करना। और राज्यों के बारे में उस टॉप डाउन अप्रोच का क्या हल सुझाया? उसके लिए तीसरी सिफारिश थी
राज्यों को अपनी प्रायोरिटीज खुद तय करने और रिफॉर्म्स लागू करने की पूरी आज़ादी हो। केंद्र से कोई डिक्टेट यानी फरमान न आए। और चौथी सिफारिश, फाइनेंस कमीशन को एक परमानेंट बॉडी बना दिया जाए जो केंद्र और राज्यों के बीच पैसे का बंटवारा करे, ताकि इसके लिए प्लानिंग कमीशन की जरूरत ही न पड़े। कमाल है। तो आईएओ ने पूरी तरह से पावर स्ट्रक्चर को बदलने की बात की, कंट्रोल को कोलैबोरेशन से, सेंट्रलाइजेशन को फेडरलिज्म से रिप्लेस करने का सजेशन दिया। एक ऐसी बॉडी जो बताए नहीं बल्कि मदद करे। बिल्कुल। इन सिफारिशों ने एक बड़ी बहस छेड़ दी और आखिरकार 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को भंग कर दिया गया। एक युग का अंत था। तो ये थी प्लानिंग कमीशन की कहानी, एक शक्तिशाली संस्था के बनने, उसके शिखर पे पहुंचने और फिर अप्रासंगिक होकर खत्म हो जाने की। एक ऐसी संस्था जो भारत के विकास की कहानी लिखने चली थी, लेकिन अंत में खुद इतिहास की कहानी बन गई। हाँ, और इसकी कहानी सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के खत्म होने की नहीं है, बल्कि भारत के गवर्नेंस मॉडल के बदलने की कहानी है, जो केंद्रीकृत प्लानिंग से हटकर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ जाने का एक बहुत बड़ा कदम था। और इसी सोच ने नीति आयोग को जन्म दिया। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नीति आयोग इससे कैसे अलग है और वो इन चुनौतियों से कैसे निपट रहा है। ओके, अब हम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल पर चर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल। प्लानिंग कमीशन की कहानी मतलब एनडीसी के बिना अधूरी है। ये दोनों एक तरह से जुड़वा भाई जैसे थे। आज जब हम नीति आयोग की बात करते हैं तो अक्सर ये भूल जाते हैं कि उससे पहले एक ऐसी बॉडी थी जो शायद भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की आत्मा को नीति आयोग से भी बेहतर समझती थी। अच्छा। हाँ, इसकी कहानी असल में भारत की पॉलिटिकल मैच्योरिटी की कहानी है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या एनडीसी आखिर बना क्यों? मतलब प्लानिंग कमीशन तो था ही जो सारे 5 ईयर प्लान्स बना रहा था, फिर एक और हाई पावर्ड काउंसिल की क्या जरूरत आन पड़ी? ये तो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एक और ब्यूरोक्रेसी बनाने जैसा नहीं लगता? देखिए, सरफेस लेवल पर ऐसा लग सकता है, लेकिन इसकी जरूरतें बहुत डीप रूटेड और प्रैक्टिकल थी। पहले दिन से ये बात पता थी कि दिल्ली में बैठ के प्लान बना देना एक बात है और उसे कन्याकुमारी से कश्मीर तक लागू करना बिल्कुल दूसरी। राइट। तो आखिरकार 6 अगस्त 1952 को कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के एक रेजोल्यूशन से इसे बनाया गया। और इसकी वजह मतलब सिंगल बिगेस्ट रीजन, सबसे बड़ी वजह थी भारत का स्ट्रक्चर। हमारा संविधान कहता है कि भारत अ यूनियन ऑफ स्टेट्स है। हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब स्टेट्स के सब्जेक्ट हैं। स्टेट लिस्ट में आते हैं। हाँ, तो केंद्र सरकार प्लान तो बना सकती है, लेकिन उसे लागू करने के लिए जो जमीनी मशीनरी है वो तो राज्यों के पास ही है। मतलब ये बिल्कुल वैसा हो गया कि एक कॉर्पोरेट हेड ऑफिस, मान लीजिए सेंटर, उसने एक नेशनल सेल्स स्ट्रेटजी बना दी। हाँ। लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने वाले सारे ब्रांच ऑफिसेज यानी स्टेट्स, वो अपने अपने सीईओ मतलब चीफ मिनिस्टर्स को रिपोर्ट करते हैं, हेड ऑफिस को नहीं। एग्जैक्टली। तो आप उन्हें ऑर्डर नहीं दे सकते, आपको उन्हें मनाना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। आपने नस पकड़ ली। मनाना और कन्विंस करना, यही एनडीसी का कोर फंक्शन था। इसीलिए एक ऐसे फोरम की जरूरत थी जहां प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एक टेबल पर बैठ सकें, जहां प्लान पर खुली बहस हो, उसकी समीक्षा हो। यह सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, यह सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को सीमेंट करने का एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म था। इंटरेस्टिंग। तो ये तो हुई पॉलिटिकल वजह। सोर्सेज में कुछ टेक्निकल वजहों का भी जिक्र है। हाँ, और वो भी बहुत जरूरी है। पहली तो यही कि प्लानिंग कमीशन के पास अपनी कोई इम्प्लीमेंटेशन टीम नहीं थी। राइट। उनके पास बेहतरीन इकोनॉमिस्ट्स और प्लानर्स थे, पर जमीन पर काम करने वाले पटवारी, बीडीओ या टीचर्स, वो सब तो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे। तो उनके बिना प्लान तो बस कागज का टुकड़ा था। बिल्कुल। और दूसरी वजह वो सोवियत यूनियन वाली। हाँ, वो सबसे फंडामेंटल पॉइंट है मुझे लगता है। हाँ है। इकोनॉमिक प्लानिंग का ये कॉन्सेप्ट हमने सोवियत यूनियन से इंस्पायर होके लिया था, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि सोवियत यूनियन एक सेंट्रलाइज्ड सिंगल पार्टी ऑथोरिटेरियन रिजीम थी। मतलब मॉस्को से जो आदेश आया वो पत्थर की लकीर। और भारत तो बिल्कुल उल्टा था, एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी जहां प्रेस आजाद है, जहां प्राइवेट बिजनेस है और जहां हर 200 किलोमीटर पर भाषा और जरूरतें बदल जाती हैं। बिल्कुल। आप सोवियत मॉडल को यहाँ कॉपी पेस्ट कर ही नहीं सकते थे। ये तो ट्रायल एंड एरर वाला मामला रहा होगा। बिल्कुल, ये भारत का अपना यूनिक एक्सपेरिमेंट था। इसीलिए एनडीसी को डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की तरफ एक बहुत बड़ा कदम माना गया।
अच्छा। ये राज्यों को ये महसूस कराने का एक तरीका था कि ये प्लान सिर्फ दिल्ली में बैठे कुछ बाबुओं का नहीं है, बल्कि ये हमारा प्लान है। हमारा प्लान, राइट। इसमें हमारी भी आवाज है, हमारी भी हिस्सेदारी है। यहीं से आप कह सकते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की नींव पड़नी शुरू हुई। तो इस हाई पावर्ड काउंसिल में होता कौन कौन था? शुरुआत में इसका कॉम्पोजिशन कैसा था? शुरुआत में स्ट्रक्चर बहुत लीन एंड मीन था। भारत के प्रधानमंत्री, जो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते थे, ओके। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और प्लानिंग कमीशन के सदस्य, बस इतना ही? हाँ। पहली बैठक 8-9 नवंबर 1952 को हुई और कहते हैं कि माहौल बहुत कंस्ट्रक्टिव था। और नेहरू जी का क्या विजन था इसके लिए? वो तो प्लानिंग के आर्किटेक्ट माने जाते हैं। नेहरू ने इसे सिर्फ एक फॉर्मल बॉडी की तरह नहीं देखा। उन्होंने इसे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इंटीमेट कोऑपरेशन, यानी एक गहरे घनिष्ठ सहयोग का मंच बताया था। उनका मानना था कि नेशनल डेवलपमेंट कोई टॉप डाउन कमांड नहीं हो सकता। ये एक पार्टनरशिप है। आप राज्यों को सिर्फ टारगेट देकर नहीं छोड़ सकते, आपको उनकी मुश्किलें भी समझनी होंगी, उनसे सलाह भी लेनी होगी। लेकिन बाद में इसका स्ट्रक्चर बदला भी तो था, ये इतना सिंपल नहीं रहा। हाँ, 1967 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की सिफारिशों पर इसे रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। अब इसका दायरा बहुत बढ़ा कर दिया गया। अच्छा, कौन कौन शामिल हुआ? अब इसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ सभी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के मुख्यमंत्री और प्लानिंग कमीशन के सदस्य शामिल थे। पूरी यूनियन कैबिनेट? हाँ, और यहाँ तक कि दिल्ली और बाकी यूटीज के प्रशासकों को भी जगह दी गई और जरूरत पड़ने पर दूसरे मंत्रियों को भी बुलाया जा सकता था। वाह, ये तो देश की पूरी टॉप लीडरशिप एक कमरे में हो गई। प्रधानमंत्री, पूरी कैबिनेट, सारे मुख्यमंत्री, ये तो एक तरह से सुपर कैबिनेट या नेशनल कैबिनेट जैसा बन गया, आप कह सकते हैं। तो इसके काम क्या तय हुए थे? व्हाट वर इट्स रिवाइज्ड फंक्शंस? मोटे तौर पर 4 मुख्य काम थे। पहला, नेशनल प्लान के प्रस्तावों पर हर जरूरी स्टेज पर विचार करना और उन्हें मंजूरी देना। मंजूरी देना, ओके। मतलब प्लान के ड्राफ्ट से लेकर फाइनल डॉक्यूमेंट तक एनडीसी का ठप्पा लगना जरूरी था। अच्छा, तो पहला काम था प्लान को अप्रूव करना। लेकिन सिर्फ अप्रूव कर देने से तो काम नहीं चलता होगा। ये ट्रैक कौन करता था कि जमीन पर कुछ हो भी रहा है या नहीं? यहीं पर दूसरा फंक्शन आता है, समय समय पर प्लान के कामकाज की समीक्षा करना, रिव्यू करना। हाँ, रिव्यू। ये देखना कि जो टारगेट सेट किए थे वो पूरे हो भी रहे हैं या नहीं। अगर कहीं कोई बॉटलनेक है तो क्यों है, क्या पॉलिसी में दिक्कत है या इम्प्लीमेंटेशन में। ये एक तरह से नेशनल प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड सेशन होता था। ओके, अप्रूव एंड रिव्यू। तीसरा था राष्ट्रीय विकास से जुड़ी सामाजिक और आर्थिक नीतियों के महत्वपूर्ण सवालों पर विचार करना। मतलब सिर्फ 5 ईयर प्लान्स तक सीमित नहीं था? नहीं, मान लीजिए देश में फूड सिक्योरिटी को लेकर कोई बड़ी पॉलिसी बनानी है या एजुकेशन सिस्टम में कोई बड़ा बदलाव लाना है, तो एनडीसी उसके लिए भी एक फोरम था। और चौथा, जो सबसे कॉम्प्रिहेंसिव लगता है, प्लान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपाय सुझाना। ये सुनने में थोड़ा वेग लगता है। इसमें क्या क्या शामिल था? इसमें बहुत कॉन्क्रीट चीजें थीं। पहला, जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, मतलब प्लान को एक सरकारी डॉक्यूमेंट से जन आंदोलन कैसे बनाया जाए। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की एफिशिएंसी बढ़ाना, मतलब ब्यूरोक्रेसी का जो रेड टेप है उसे कैसे कम किया जाए ताकि काम जल्दी हो। तीसरा, पिछड़े इलाकों और वर्गों का विकास सुनिश्चित करना। राइट। और चौथा, जो बहुत जरूरी था, ये देखना कि देश के विकास के लिए जो सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है वो सभी नागरिक बराबर करें। ऐसा ना हो कि बोझ सिर्फ गरीबों पर आए। तो नेहरू के समय में ये काफी अच्छे से काम कर रही थी, एक वाइब्रेंट बॉडी थी। लेकिन फिर क्या हुआ? सोर्सेज बताते हैं कि 70 और 80 के दशक में इसकी चमक फीकी पड़ गई। हाँ, नेहरू के निधन के बाद जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के सबसे बड़े सपोर्टर थे, एनडीसी की गति धीमी हो गई। धीरे धीरे ये एक फॉर्मेलिटी बन के रह गई। मीटिंग्स तो होती थीं, पर वो असल डायलॉग की जगह एक रिचुअल बन गई। ज्यादातर वही मुख्यमंत्री आते थे जिनकी केंद्र में अपनी पार्टी की सरकार होती थी। मतलब अगर सेंटर में कांग्रेस है तो बस कांग्रेस के सीएम्स ही आ रहे हैं या उनकी ही बात को वजन दिया जा रहा है। बिल्कुल। विपक्षी मुख्यमंत्रियों को लगता था कि हमारी बात तो सुनी नहीं जाएगी, तो जाकर क्या फायदा। बिल्कुल। 70 के दशक आते आते सेंटर स्टेट रिलेशंस में एक तनाव आ गया। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना कमजोर पड़ने लगी और कॉन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म हावी होने लगा। एनडीसी अपनी असल आत्मा खोने लगी। ये तो बिल्कुल वैसा ही जैसे परिवार में मुखिया सिर्फ अपने पसंदीदा बच्चों की सुनता है
तो बाकी बच्चे फैमिली मीटिंग्स में आना ही बंद कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल सही एनालॉजी है। या अगर आते भी हैं तो चुपचाप कोने में बैठे रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है हमारी बात का कोई वजन तो है नहीं, फैसला तो पहले ही हो चुका है। बहुत सटीक एनालॉजी है। लेकिन फिर कहानी ने एक और मोड़ लिया। 1990 के दशक के मध्य में इसका रिवाइवल हुआ। अच्छा। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की भावना वापस आई, और इस बार ये किसी की इच्छा से नहीं बल्कि मजबूरी में आई। मजबूरी। सोर्सेज में इसके 3 बड़े कारण बताए गए हैं। पहला था 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। हाँ, 1991 के बाद भारत की इकोनॉमिक फिलॉसफी बदल गई। अब हम प्राइवेट कैपिटल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा निर्भर थे। और इन्वेस्टमेंट कहाँ आता है? वो राज्यों में आता है। अब राज्यों के बीच कंपटीशन था कि कौन बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देगा, कौन जल्दी क्लियरेंस देगा। राइट। इसके लिए राज्यों को आर्थिक मामलों में ज्यादा स्वायत्तता देना एक इकोनॉमिक कंपल्शन बन गया। केंद्र सरकार अब उन्हें डिक्टेट नहीं कर सकती थी। राइट। अब गुजरात का सीएम महाराष्ट्र के सीएम से कम्पीट कर रहा था इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। वो दिल्ली के अप्रूवल का इंतजार नहीं कर सकते थे। पावर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गई। बिल्कुल। दूसरा कारण था 73वां और 74th संवैधानिक संशोधन। पंचायती राज। हाँ, पंचायती राज और नगर पालिकाज। इसने रातों रात प्लानिंग की पूरी पावर स्ट्रक्चर को पलट दिया। अब योजना सिर्फ दिल्ली या राज्यों की राजधानियों में नहीं, बल्कि गांव के पंचायत और शहर की नगरपालिका के स्तर पर बननी थी। इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन बना दिया गया। अब प्लानिंग को बॉटम अप होना ही था, तो राज्यों की भूमिका अपने आप सेंट्रल हो गई। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा पॉलिटिकल फैक्टर था, कोalition पॉलिटिक्स, गठबंधन का दौर। बिल्कुल। 1989 के बाद केंद्र में मिली-जुली सरकारें बनने लगीं। अब सरकार चलाने के लिए आपको डीएमके, तेलुगु देशम या तृणमूल कांग्रेस जैसे क्षेत्रीय दलों का साथ चाहिए था। इससे राज्यों का दबदबा, उनका लेवरेज आसमान छू गया। जो मुख्यमंत्री पहले दिल्ली में अपनी बात रखने के लिए अपॉइंटमेंट का इंतजार करते थे, अब प्रधानमंत्री खुद उन्हें फोन कर रहे थे। ये भारतीय राजनीति का एक बिल्कुल नया दौर था। हाँ। तो इन तीनों मजबूरियों, आर्थिक, संवैधानिक और राजनीतिक, ने मिलकर एनडीसी को फिर से रेलेवेंट बना दिया। हाँ। और सोर्सेज कहते हैं कि 2002 आते आते फेडरल मैच्योरिटी का एक नया लेवल देखने को मिला। आखिरी 3 5-ईयर प्लान्स यानी 10वीं, 11वीं और 12वीं को एनडीसी सदस्यों की आम सहमति से अपनाया गया था। मतलब वो पुरानी भावना लौट आई थी। बिल्कुल। लेकिन ये इसका आखिरी सुनहरा दौर साबित हुआ। एनडीसी की 57वीं और आखिरी बैठक दिसंबर 2012 में हुई थी। 2012 में? हाँ। 2015 में जब प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नीति आयोग बनाया गया, तब से एनडीसी को कोई काम नहीं सौंपा गया। टेक्निकली ये आज भी एग्जिस्ट करती है, पर प्रैक्टिकली ये डिफंक्ट है, कोमा में है। और यहीं पर सबसे दिलचस्प सवाल आता है, जो आज के लिए सबसे रेलेवेंट है। एनडीसी बनाम नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल, जीसी, दोनों का कॉम्पोजिशन तो लगभग एक जैसा ही लगता है ना? पीएम, सीएम्स सब वही लोग हैं, तो फिर फर्क क्या है? ऊपर से देखने में तो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। दोनों का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना है। लेकिन काम करने के तरीके में, उनकी फिलॉसफी में जमीन आसमान का फर्क है। और ये एक बहुत सटल लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। क्या है वो अंतर? नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के डिसेंट यानी असहमति की कोई रियल वैल्यू नहीं है। फैसले मेजॉरिटी व्यू से लिए जाते हैं। वेट, लेट मी अनपैक दिस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मीटिंग में 30 लोग हैं और 16 राज्य किसी पॉलिसी पर हाँ कहें और 14 ना, तो वो पॉलिसी पास हो जाएगी। हाँ। भले ही वो 14 राज्य कितना भी विरोध करें या उनके कितने भी वैलिड पॉइंट्स हों। ये तो गवर्नेंस की पूरी फिलॉसफी ही बदल गई। आपने बिल्कुल सही समझा। यही को डिफरेंस है। एनडीसी में कंसेंसस यानी आम सहमति पर जोर दिया जाता था। वहां माहौल बातचीत से हल निकालने का था, सबको साथ लेके चलने का था। अगर कुछ मुख्यमंत्री सहमत नहीं है तो उनकी चिंताओं को एड्रेस करने की कोशिश होती थी, प्लान में बदलाव किए जाते थे। इट वॉज अ प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन एंड अकोमोडेशन। तो एक तरफ सबको साथ लेकर चलो भले ही देर हो जाए वाला अप्रोच था। हाँ। और दूसरी तरफ फैसले जल्दी लो भले ही कुछ लोग पीछे छूट जाएं वाला। ये तो एफिशिएंसी बनाम इंक्लूसिविटी की सीधी टक्कर है। प्रिसाइसली। इसी वजह से कई एक्सपर्ट एनडीसी को फेडरल हार्मनी के लिए एक बेहतर बॉडी मानते हैं। उनका कहना है कि भारत जैसे डाइवर्स देश में आप ब्रूट मेजॉरिटी से फैसले नहीं थोप सकते। आपको सबको साथ लेकर चलना होता है। ट्रस्ट बिल्ड करने में सालों लगते हैं, तोड़ने में एक मीटिंग। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो है। क्या आम सहमति वाले मॉडल की वजह से फैसले लेने में बहुत ज्यादा देरी नहीं होती होगी?
अगर 2-3 बड़े राज्य किसी जरूरी रिफॉर्म पर अड़ जाएं तो क्या पूरा देश इंतजार करता रहेगा? कहीं ये पॉलिसी पैरालिसिस का फॉर्मूला तो नहीं था? बिल्कुल, और ये एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है। नीति आयोग वाले मॉडल का यही तर्क होगा शायद। हाँ, सरकार का तर्क यही है कि नीति स्टेट्स बेस्ट फ्रेंड एट द सेंटर है, और उनका मानना है कि मेजॉरिटी बेस्ड डिसीजन मेकिंग ज्यादा इफिशिएंट है, इससे फैसले जल्दी होते हैं, जो एक तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के लिए जरूरी है। पर ये एक बड़ी फिलोसॉफिकल बहस का विषय है कि इफिशिएंसी ज्यादा जरूरी है या फेडरल हार्मनी। क्या रफ्तार भरोसे की कीमत पर आनी चाहिए? तो ये थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की कहानी, इसके बनने से लेकर इसके सुनहरे दौर, इसके पतन और फिर इसके लगभग खत्म होने तक। एक संस्था जो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को प्लानिंग की प्रक्रिया से जोड़ने का एक अनोखा और शायद जरूरी प्रयोग थी। हाँ, और इसकी विरासत आज भी नीति आयोग के काम करने के तरीके पर सवाल उठाती है। ये बहस आज भी जिंदा है कि एक देश के तौर पर हमें रफ्तार ज्यादा प्यारी है या सबको साथ लेकर चलने का विश्वास। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब सेंट्रल प्लानिंग पर जरा गहराई से बात करते हैं। सेंट्रल प्लानिंग, हाँ, मतलब वो योजनाएं जो सीधे केंद्र सरकार बनाती है, पैसा भी वही देती है, और जो पूरे देश के लिए होती हैं। और हमारे हाथ में जो सोर्सेज हैं उनके मुताबिक भारत में मोटे तौर पर 3 तरह की सेंट्रल प्लानिंग हुई है ना? हाँ बिल्कुल। एक तो सबसे मशहूर पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान्स। हाँ, देर था 20 सूत्रीय कार्यक्रम, मतलब 20 पॉइंट प्रोग्राम। और एक वो एमपीलाइट्स भी तो था। हाँ, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। लेकिन अगर भारत की आर्थिक कहानी को समझना है ना, तो उसकी रीड रही है ये पंचवर्षीय योजनाएं। असल कहानी इन्हीं में है। तो आज की पूरी चर्चा इन्हीं के उतार चढ़ाव पर करें? हाँ, मुझे लगता है वही सही रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, ये आजाद भारत की पूरी जर्नी है। कमाल है। तो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। मैं बस कल्पना करने की कोशिश कर रहा हूँ। देश नया नया आजाद हुआ है, बंटवारे का जख्म ताजा है, लाखों लोग बेघर हैं, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिखरी हुई है। ऐसे में कोई सरकार कहाँ से शुरू करेगी? मतलब पहली प्राथमिकता क्या होगी? एक ही प्राथमिकता थी, खाना, लोगों का पेट भरना। देश में अनाज की जबरदस्त कमी थी। अच्छा, तो पहला फोकस बिना किसी लाग लपेट के पूरी तरह से कृषि यानी एग्रीकल्चर पे था। और उस दौर में एक मॉडल बहुत मशहूर था, हैरोल्ड डोमर मॉडल, जिसकी दुनिया भर में धूम थी। सुनने में ये बड़ा भारी भरकम लगता है। हैरोल्ड डोमर मॉडल है बहुत सीधा सा। इसका आइडिया बस इतना था कि अर्थव्यवस्था में लगी हुई पूंजी या कैपिटल के 2 फायदे होते हैं। ओके। एक तरफ जब आप फैक्ट्री या बांध बनाने में पैसा लगाते हैं तो मजदूरों के हाथ में पैसा आता है, जिससे बाजार में डिमांड बनती है। सही है। और दूसरी तरफ जब वो फैक्ट्री या बांध बन जाता है तो उससे प्रोडक्शन बढ़ता है और सप्लाई भी बढ़ती है, तो ये ग्रोथ का एक इंजन बन जाता है। अच्छा, तभी तो उस दौर ने बड़े बड़े बांधों का इतना जिक्र होता है। नेहरू जी ने उन्हें आधुनिक भारत के मंदिर तक कहा था। बिल्कुल, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, ये सब नाम आज भी सुनाई देते हैं। हाँ, वो सिर्फ बांध नहीं थे, वो उस दौर की उम्मीद थे। खेती बिना पानी के कैसे होगी, तो इन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स का मकसद था बाढ़ को रोकना, सिंचाई के लिए पानी देना और बिजली बनाना। और खाने की तत्काल जरूरत के लिए उसके लिए अमेरिका के साथ PL 480 समझौता भी हुआ, जिसके तहत हमें गेहूं मिला। इस पूरे प्लान के जो मुख्य आर्किटेक्ट थे वो थे KN राज। मतलब पूरा जोर था कि किसी तरह देश अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, कम से कम खाने के मामले में। तो नतीजा क्या रहा? काम कर पाया ये प्लान? उम्मीद से कहीं बेहतर। लक्ष्य रखा था 2.1% की सालाना ग्रोथ का, जो उस समय के हिसाब से भी काफी कम लगता है। हाँ, पर हमने हासिल किया 3.6%। एक नए बिखरे हुए देश के लिए ये एक शानदार शुरुआत थी। इसने एक आत्मविश्वास दिया कि हाँ, हम कर सकते हैं। तो पहली योजना की सफलता के बाद तो माहौल बड़ा पॉजिटिव हो गया होगा। बहुत ज्यादा। लेकिन फिर दूसरी योजना 1956 से 61 में एक बहुत बड़ा यू टर्न देखने को मिलता है। कृषि में इतनी सफलता पाने के बाद अचानक से सारा फोकस भारी औद्योगिकरण, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे शिफ्ट कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा जोखिम नहीं था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और यही उस दौर की सोच को दिखाता है। इसे कहते हैं नेहरू महालनोबिस स्ट्रैटेजी। महालनोबिस? हाँ, सोच ये थी कि असली आत्मनिर्भरता खेती से नहीं बल्कि बड़े उद्योगों से आएगी। जब तक हमारे पास अपनी स्टील प्लांट नहीं होंगे, अपनी भारी मशीनरी बनाने की क्षमता नहीं होगी, हम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे। मतलब ये उद्योग ही अर्थव्यवस्था के प्राइम मूविंग फोर्स बनेंगे? बिल्कुल, मुख्य इंजन। और ये सोवियत संघ के मॉडल से बहुत प्रेरित था,
जहां बड़े उद्योगों ने देश को तेजी से बदला था। अच्छा, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आया होगा कि जो चीजें हम बाहर से मंगाते हैं उन्हें देश में ही बनाने की कोशिश करो। एकदम सही। एम्बेसडर कार से लेकर हर छोटी बड़ी चीज। इसी दौर में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी PSUs का सुनहरा दौर शुरू हुआ। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। हाँ, ये सब स्टील प्लांट लगे और इन PSUs के आसपास बड़ी बड़ी टाउनशिप बसाई गई जो ग्रोथ पोल थ्योरी पर आधारित थीं। आइडिया ये था कि एक बड़ा उद्योग लगेगा तो उसके आसपास अपने आप स्कूल, अस्पताल, बाजार वाला एक पूरा शहर बस जाएगा। और इसके नतीजे कैसे रहे? क्या ये बड़ा दाम सफल हुआ? आंकड़ों के हिसाब से तो हाँ, लक्ष्य 4.5% का था और हमने 4.27% हासिल किया, जो बहुत करीब था। मतलब बुरा नहीं था। बिल्कुल नहीं, लेकिन इसने एक जबरदस्त बहस छेड़ दी। कृषि बनाम उद्योग। गांधीवादी अर्थशास्त्री कहने लगे कि आप भारत की आत्मा यानी गांव और खेती को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो दूसरी योजना के बाद ये जो कृषि बनाम उद्योग की बहस छिड़ी, क्या तीसरी योजना 1961 से 65 में इसका कोई असर दिखा? बिल्कुल। कागज पर तीसरी योजना इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की ही कोशिश थी। लक्ष्य बहुत बड़ा रखा गया, एक सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग अर्थव्यवस्था बनाना। मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जो अपनी जरूरतें खुद पूरी करे और खुद ही विकास की रफ्तार भी पैदा करे। हाँ, इसे गाडगिल प्लान भी कहते हैं। लेकिन ये योजना भारतीय इतिहास की सबसे मनहूस और असफल योजनाओं में से एक साबित हुई। लेकिन सोर्स में जो आंकड़े हैं वे तो चौंकाने वाले हैं। लक्ष्य 5.6% का और असलियत सिर्फ 2.84%। मतलब आधा भी नहीं। क्या गड़बड़ हो गई? क्या योजना में ही कोई खोट थी? ऐसा लगा जैसे देश पर एक साथ हर तरफ से हमला हो गया हो। एक के बाद एक 3 बड़े संकट आए। 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ, जिसने हमारे संसाधनों और हमारे मनोबल दोनों को बुरी तरह तोड़ दिया। हाँ, फिर हम इससे उभर ही रहे थे कि 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया। और जैसे इतना काफी नहीं था, 1965-66 में देश में इतिहास का सबसे भयंकर सूखा पड़ा। बाप रे, ये तो वैसा ही हुआ जैसे कोई मिडिल क्लास परिवार बड़ी मुश्किल से कार खरीदने के लिए पैसे जोड़ रहा हो और अचानक घर में एक साथ 3 बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए। आपने बिल्कुल सही समझा। सारी सेविंग्स, सारा ध्यान, सब कुछ वहीं चला जाता है। देश के साथ भी वही हुआ। विकास और योजनाओं की बात पीछे छूट गई, देश को बचाने की लड़ाई सामने आ गई। मैं कल्पना कर सकता हूं कि उस वक्त राष्ट्रीय मनोबल किस हाल में होगा। इतने झटकों के बाद सरकार के पास क्या एक और पंचवर्षीय योजना बनाने की हालत थी? बिल्कुल नहीं। सरकार की आर्थिक हालत और हिम्मत दोनों जवाब दे चुके थे। इसलिए 1966 से 1969 तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी। अच्छा। इसकी जगह 3 साल तक एक साल की वार्षिक योजनाएं बनाई गई। आलोचकों ने इसे प्लान हॉलिडे का नाम दिया। जैसे योजनाओं ने छुट्टी ले लियो। हाँ, बिल्कुल। तो क्या ये प्लान हॉलिडे बस एक तरह का सरेंडर था या इस ठहराव से कुछ अच्छा भी निकल कर आया? इसे ठहराव और मजबूरी से भारत की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक का जन्म हुआ, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। अच्छा। उस भयानक सूखे ने हमें कड़वा सबक सिखाया कि हम खाने के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते। इसलिए 1965-66 में नई कृषि रणनीति अपनाई गई। हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक। और इसने तो तस्वीर ही बदल दी, खासकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल। तो 3 साल के इस ब्रेक के बाद जब चौथी योजना आई 1969 से 74, तो सबक सीखा जा चुका था। इस बार का नारा था ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, यानी स्थिरता के साथ विकास। शुरुआत तो अच्छी हुई होगी। शुरुआत बहुत अच्छी हुई। पहले 2 सालों में अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। लगा कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हाँ, 1971 में बांग्लादेश संकट के चलते फिर से भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया। लाखों शरणार्थी भारत आ गए। अर्थव्यवस्था पर फिर से भारी बोझ पड़ा। और नतीजा वही। लक्ष्य था 5.7% का और मिला सिर्फ 3.3%। ये तो एक पैटर्न सा बनता दिख रहा है कि जब भी हम पटरी पर आने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई बाहरी संकट हमें पीछे धकेल देता है। लेकिन सोर्सेज में एक और बात का जिक्र है कि इस दौरान एक ज्यादा गहरा बदलाव आया, प्लानिंग का राजनीतिकरण। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि अब योजनाएं देश की आर्थिक जरूरतों के हिसाब से कम और राजनीतिक फायदों के हिसाब से ज्यादा बनने लगी। अच्छा। फैसले इस आधार पर होने लगे कि किस चीज से चुनाव में फायदा होगा। लोक लुभावनी घोषणाएं, सब्सिडी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण,
अर्थशास्त्र पर राजनीति हावी होने लगी। तो इसका मतलब पांचवी योजना का मशहूर नारा गरीबी हटाओ वो एक आर्थिक रणनीति से ज्यादा एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। हाँ, आप इसे ऐसे देख सकते हैं। फोकस गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर था, जो अच्छी बात है। इसी के तहत 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम भी लॉन्च किया गया। लेकिन इसी दौर में देश ने इमरजेंसी का काला दौर भी देखा। महंगाई आसमान छू रही थी और जैसा कि सोर्स में जिक्र है, एक क्रिमिनल पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट यानी अपराधी नेता अफसर का गठजोड़ उभरने लगा। और राजनीति इतनी हावी हो गई कि ये योजना अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाई, है ना? सही कहा। 1977 में चुनाव हुए, कांग्रेस हारी और जनता पार्टी की सरकार आई। उन्होंने आते ही इस योजना को 1 साल पहले 1978 में ही खत्म कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ है? हाँ, प्लानिंग का जो प्रोसेस दशकों से चल रहा था, वो पहली बार राजनीतिक बदलाव की भेंट चढ़ गया। और फिर आया वो रोलिंग प्लान का दौर। ये नाम सुनने में ही बड़ा कंफ्यूजिंग और अस्थिर लगता है। ये क्या था? ये जनता सरकार का एक प्रयोग था। उनका आइडिया था कि 5 साल के लिए एक फिक्स्ड प्लान बनाने की जगह क्यों ना हर साल प्लान की समीक्षा की जाए और उसे अगले साल के लिए अपडेट किया जाए। मतलब ज्यादा फ्लेक्सिबल अप्रोच? हाँ, कागज पर तो यही था, लेकिन ये चल नहीं पाया। 1980 में कांग्रेस सरकार सत्ता में वापस आई और उन्होंने आते ही इसे खत्म कर दिया। इस वजह से 1978 से 80 के बीच बहुत कंफ्यूजन और अस्थिरता रही। तो कांग्रेस ने वापस आकर छठी योजना शुरू की 1980 से 85 और नारा फिर से वही था, गरीबी हटाओ। क्या ये बस पुरानी बोतल में नई शराब थी? नारा वही था, पर तरीका नया और ज्यादा प्रभावी था। अब टारगेट ग्रुप का दृष्टिकोण अपनाया गया। टारगेट ग्रुप? इसको ऐसे समझिए कि पहले सरकार पूरे बगीचे में पानी डालती थी और उम्मीद करती थी कि सबसे कमजोर पौधों तक भी पानी पहुंच जाएगा। अब उन्होंने कहा नहीं, हम सीधे एक एक कमजोर पौधे के पास जाकर उसे पानी देंगे। अच्छा, मतलब सीधे उन लोगों या समूहों पर फोकस करो जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। IRDP यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसी स्कीमें इसी का नतीजा थीं और ये योजना काफी सफल रही। 5.2% के लक्ष्य के मुकाबले हमने 5.66% की ग्रोथ हासिल की। और 7वीं योजना 1985 से 90, उसने तो इस सफलता को और आगे बढ़ाया। सोर्स के मुताबिक ग्रोथ रेट 6.1% तक पहुंच गया था। ये तो बहुत बड़ी बात थी। हाँ, सतह पर तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, ग्रोथ शानदार थी, फोकस खाद्य उत्पादन, रोजगार और उत्पादकता पर था। जवाहर रोजगार योजना भी इसी दौरान आई। देखने में ये भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा दौर लग रहा है। बिल्कुल। तो फिर गड़बड़ कहाँ थी? अगर ग्रोथ इतनी अच्छी थी तो फिर वो 1991 का बड़ा आर्थिक संकट कैसे आ गया? गड़बड़ ये थी कि ये ग्रोथ उधार के पैसे पर आधारित थी। ये बिल्कुल वैसा था जैसे कोई अपनी सैलरी से ज्यादा क्रेडिट कार्ड पर खर्च करके एक शानदार जिंदगी जी रहा हो। पार्टी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन बिल तो कभी ना कभी आना ही था। बिल्कुल। देश का राजकोषीय घाटा और भुगतान संतुलन का संकट बहुत तेजी से बढ़ रहा था। हम जितना कमा नहीं रहे थे, उससे कहीं ज्यादा खर्च कर रहे थे। मतलब अर्थव्यवस्था एक अनसस्टेनेबल रास्ते पर थी। बिल्कुल। तो इसका मतलब 8वीं पंचवर्षीय योजना जो समय पर शुरू नहीं हो पाई, उसकी वजह यही थी कि क्रेडिट कार्ड का बिल आ चुका था और जेब खाली थी। बिल्कुल। एक तरफ ये गहराता आर्थिक संकट था और दूसरी तरफ केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता का दौर। सरकारें बहुत तेजी से बदल रही थीं। तो फिर क्या हुआ? इस वजह से 1990-91 और 1991-92 के लिए 2 अलग-अलग वार्षिक योजनाएं बनानी पड़ी। पंचवर्षीय योजना बनाने की स्थिति ही नहीं थी। और यही वो 2 साल थे जिन्होंने हमेशा के लिए भारत को बदल दिया। एक तरह से उस संकट ने ही 1991 के आर्थिक सुधारों का दरवाजा खोला। एकदम सही। ये 2 वार्षिक योजनाएं एक तरह से पुरानी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाली दुनिया और 1991 के बाद के नए आर्थिक युग के बीच एक पुल की तरह थीं। ये उस बड़े बदलाव की तैयारी थी जो आने वाला था। तो ये थी पंचवर्षीय योजनाओं की कहानी। आजादी की पहली सुबह से लेकर आर्थिक सुधारों की दहलीज तक वाकई एक रोलर कोस्टर राइड। उम्मीदें, बड़े सपने, सफलता, फिर युद्ध और सूखे के झटके, राजनीतिक उठापटक और आखिर में एक बड़े संकट के मुहाने पर खड़ा देश। बिल्कुल। हर योजना उस दौर की सोच, चुनौतियों और राजनीतिक मजबूरियों का आईना है। सही बात है। ये सिर्फ आर्थिक दस्तावेज नहीं है, ये भारत की राजनीतिक और सामाजिक कहानी भी बयान करते हैं कि कैसे एक देश ने शून्य से शुरुआत करके दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश की। बिल्कुल सही।
चलिए अब आगे बढ़ते। ओके, नाउ वी विल डिस्कस 8 5-year प्लान, मतलब 8वां पंचवर्षीय योजना। हाँ, इससे पहले के जो प्लान्स थे उनकी कहानी एक अलग दौर की थी। बिल्कुल। लेकिन आज हम जिस यात्रा पर निकल रहे हैं वो 1992 से शुरू होती है। और ये सिर्फ 5 साल के प्लान्स की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये कहानी है कि कैसे विकास या डेवलपमेंट का मतलब ही इन 25 सालों में बिल्कुल बदल गया। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे इंडिया की सोच मार्केट इज किंग से शुरू होकर सबका साथ सबका विकास तक पहुंची। राइट। तो शुरू करते हैं 8वें प्लान से, 1992 से 1997। और इसका कॉन्टेक्स्ट ही सबसे बड़ा गेम चेंजर था। हाँ, ये 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ठीक बाद आया। ये देश आप कह सकते हैं एक तूफान से गुजर चुका था। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म हो गए थे। सोना गिरवी रखना पड़ा था। हाँ, सोना गिरवी रखना पड़ा था। तो उस क्राइसिस के बाद इंडिया ने अपनी पूरी इकोनॉमिक फिलॉसफी ही बदल दी। तो ये प्लान उस नई फिलॉसफी का पहला ऑफिशियल ब्लूप्रिंट था। और सोर्सेज बताते कि ये पहला प्लान था जिसने इतने सालों से चली आ रही मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज पर एक गहरा इंट्रोस्पेक्शन किया। मतलब सरकार ने आईने में देखकर सोचा कि भाई हम जो अब तक करते आए हैं वो अब नहीं चलेगा। अब आगे क्या करना है? हाँ, अब आगे क्या करना है। तो उस आईने में उन्हें क्या दिखा? क्या नए पाथ ब्रेकिंग सजेशंस दिए उन्होंने? सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव था इकोनॉमी में स्टेट यानी सरकार के रोल को रीडिफाइन करना। अच्छा। अब तक सरकार माय बाप थी, हर छोटी बड़ी चीज सरकारी कंट्रोल में थी। पर अब कहा गया कि सरकार को हर चीज नहीं करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट था। राइट। अब सरकार को एक फैसिलिटेटर बनना था, कंट्रोलर नहीं। ये सुनने में तो काफी सिंपल लगता है, पर असल में इसका मतलब क्या था कि सरकार अब क्या नहीं करेगी? इसका मतलब था मार्केट बेस्ड डेवलपमेंट। ओके। जहां जहां प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता है उसे करने दो। सरकार का काम है एक अच्छा माहौल क्रिएट करना, रूल्स बनाना, लेकिन दुकान चलाना नहीं। सोचिए, ये उस देश में हो रहा था जहां पहले सुई से लेकर प्लेन तक सब कुछ सरकारी कंपनी बनाने की कोशिश करती थी। सही बात है। ये बिल्कुल उस फैमिली बिजनेस जैसा था जहां बड़े बुजुर्ग अब नई जनरेशन को बोल रहे हैं, ठीक है, अब तुम भी कुछ नए वेंचर्स ट्राई करो, हम पीछे से सपोर्ट करेंगे। हाँ, लेकिन अगर नई जनरेशन को वेंचर करना है तो उन्हें सड़क, बिजली, पानी ये सब तो चाहिए होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कहे बिजनेस करो और फैक्ट्री तक जाने का रास्ता ही ना हो। एग्जैक्टली। और वही था इस प्लान का तीसरा बड़ा फोकस, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर। खासकर उन स्टेट्स में जिनको लैगर्ड स्टेट्स या पिछड़े हुए राज्य कहा जाता है। आइडिया ये था कि अगर वहां हम बेसिक सुविधाएं पहुंचा दें तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अपने आप आएगा। कोई कंपनी ऐसी जगह फैक्ट्री क्यों लगाएगी जहां 24 घंटे लाइट ना हो? तो सरकार ने कहा हम हाईवे बना कर देंगे, आप आकर उसके किनारे होटल और फैक्ट्री बनाओ। और इस मार्केट बेस्ड अप्रोच के साथ साथ जाहिर है सरकारी फाइनेंसेस पर भी कंट्रोल करने की बात हुई होगी। आखिर 1991 का क्राइसिस सरकारी खर्चों की वजह से ही तो बढ़ा था। सही पकड़ा आपने। फिस्कल डेफिसिट और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना एक टॉप प्रायोरिटी थी। अच्छा। आम भाषा में कहे तो सरकारी खर्चों पर लगाम कसना। जैसे हम लोग महीने के आखिर में सोचते हैं ना कि यार स्विगी जोमेटो पे बहुत खर्चा हो गया, अगले महीने से कम करना है। हाँ, बिल्कुल। बस वैसा ही कुछ देश के लेवल पे और सब्सिडीज को रिस्ट्रक्चर और डिसेंट्रलाइज करने की भी बात हुई ताकि वो सही लोगों तक पहुंचे। साथ ही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर भी जोर दिया गया। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब सेंटर और स्टेट्स एक टीम की तरह काम करे? हाँ, बिल्कुल। पर एक मिनट, अगर सब कुछ मार्केट ही करेगा तो किसानों का क्या, गांवों का क्या? क्या ये प्लान सिर्फ शहरों और इंडस्ट्री के लिए था? ये एक बहुत वैलिड सवाल है और इस प्लान ने इसे एड्रेस किया था। आखिरी लेकिन शायद सबसे इंपॉर्टेंट फोकस था एग्रीकल्चर और रूरल एक्टिविटीज पर। अच्छा। ये रियलाइज किया गया कि असली इंडिया तो गांव में बसता है। सिर्फ शहरों के विकास से बैलेंस ग्रोथ नहीं हो सकती। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड तभी बेहतर होगा जब खेती और गांव का विकास होगा। लेकिन इसी लिबरलाइजेशन के दौर में एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू हो गया। हाँ, ये तो होना ही था। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मार्केट सब डिसाइड करेगा, दूसरी तरफ आप 5 साल का प्लान बना रहे हैं। बिल्कुल। सोर्सेज में इस क्रिटिसिज्म का जिक्र है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जब डिमांड और सप्लाई ही सब कुछ है तो प्लानिंग का क्या काम? प्लानिंग अब इररिलेवेंट हो गई है। हाँ, और इसके लिए कई तर्क दिए गए। पहला कि जब स्टेट रोलिंग बैक कर रहा है यानी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहा है तो प्लानिंग का कोई मतलब नहीं बनता।
मतलब अगर सरकार बिजनेस नहीं कर रही तो बिजनेस प्लान क्यों बनाए? एग्जैक्टली दूसरा, कुछ लोगों ने कहा कि प्लानिंग को अब रीस्ट्रक्चर करके सिर्फ सोशल सेक्टर पर फोकस करना चाहिए। यानी एजुकेशन और हेल्थ केयर पर। हाँ, बाकी सब मार्केट पर छोड़ दो। सरकार स्कूल और अस्पताल चलाए, फैक्ट्री नहीं। तो इस पूरी बहस और क्रिटिसिज्म के बीच में 9th प्लान आया 1997 से 2002 तक। और उस समय ग्लोबल इकोनॉमी में भी दिक्कतें चल रही थीं। हाँ, साउथ ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से एक स्लोडाउन का माहौल था। 9th प्लान एक मुश्किल दौर में आया, लेकिन क्रिटिसिज्म के बावजूद प्लानिंग बंद नहीं हुई। बस इसका नेचर बदल गया। ये इंडिकेटिव हो गया, यानी निर्देशात्मक। मतलब सरकार अब ऑर्डर नहीं दे रही थी, नहीं, बस इशारा कर रही थी कि इस डायरेक्शन में जाना देश के लिए अच्छा होगा। पर इसका नतीजा ग्रोथ के मामले में थोड़ा फीका रहा। टारगेट रखा था 6.5% ग्रोथ का, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ हुई सिर्फ 5.35%। ओह, ये तो काफी नीचे था टारगेट से। तो क्या ये प्लान फेल हो गया? देखिए, नंबर्स के हिसाब से देखें तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन इस प्लान की खास बात थी इसका सोशल ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस। अच्छा। ग्रोथ से ज्यादा ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी पर जोर दिया गया। 7 बेसिक मिनिमम सर्विसेज यानी BMS आइडेंटिफाई की गई, जिनको टाइम बाउंड तरीके से पूरा करना था। वो 7 सर्विसेज क्या थी? ये वो चीजें हैं जो हर इंसान के लिए जरूरी हैं। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी हेल्थ, सबके लिए प्राइमरी एजुकेशन, जो बेसिक जरूरतें हैं। हाँ बिल्कुल। बेघर गरीब परिवारों के लिए पब्लिक हाउसिंग, बच्चों के लिए न्यूट्रिशनल सपोर्ट, सभी गांवों तक कनेक्टिविटी और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS को स्ट्रीमलाइन करना। ये ऐसी चीजें हैं जो आज भी हर इलेक्शन का मुद्दा बनती हैं। तो 9th प्लान ने ग्रोथ से ज्यादा सोशल सिक्योरिटी पर फोकस किया, लेकिन इसका असर ग्रोथ रेट पर दिखा। तो जाहिर है 10th प्लान जो 2002 से 2007 तक था, उसका एक ही एजेंडा रहा होगा, हाई ग्रोथ। किसी भी तरह हाई ग्रोथ हासिल करना। आपने बिल्कुल सही कनेक्ट किया। 10th प्लान ने टारगेट रखा 8% ग्रोथ का और अचीव किया 7.6%, जो काफी करीब था। इसको एक सक्सेसफुल प्लान माना जाता है। पर इस प्लान में प्लानिंग की सोच में कुछ बड़े फंडामेंटल बदलाव आए। ये सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं था। इससे पहले के प्लान्स में भी तो हाई ग्रोथ की बात होती ही थी। तो 10th प्लान में ऐसा क्या अलग था कि इसे एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है? इसमें 2 चीजें अलग थीं। पहला, एक बहुत ही एम्बिशियस गोल रखा गया, अगले 10 साल में पर कैपिटा इनकम को डबल करना। वाह। दूसरा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एक्सेप्ट किया गया कि सिर्फ हाई ग्रोथ रेट्स ही सब कुछ नहीं है। अच्छा। लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना भी उतना ही जरूरी है। मतलब GDP का नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, पर क्या लोगों को साफ पानी मिल रहा है? क्या सड़कों पर ट्रैफिक जैम कम हुआ? क्या अस्पताल में बेड मिल रहा है? बिल्कुल। ग्रोथ ऐसी हो जिसका फायदा लोगों की जिंदगी में दिखे। ये तो बिल्कुल मिडिल क्लास माइंडसेट वाली बात हो गई। सैलरी बढ़नी चाहिए, पर वर्क लाइफ बैलेंस भी तो हो। एग्जैक्टली। ऑफिस में 12 घंटे काम करके डबल सैलरी मिल भी गई, तो उस पैसे को खर्च करने का टाइम और हेल्थ कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल, वही शिफ्ट था ये। और इसे सिर्फ बातों में नहीं रखा गया। इसी प्लान में पहली बार मॉनिटरेबल टारगेट सेट किए गए। गवर्नेंस को डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माना गया। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, एग्रीकल्चर सेक्टर को इकोनॉमी का प्राइम मूविंग फोर्स PMF डिक्लेयर किया गया। प्लानिंग अब सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, सोशियो इकोनॉमिक हो रही थी। तो 10th प्लान ने ग्रोथ भी अचीव की और क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात भी की। इसके बाद तो सब ठीक हो जाना चाहिए था। फिर 11th प्लान जो 2007 से 2012 तक था, उसमें इंक्लूसिव ग्रोथ जैसे नए स्लोगन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 10th प्लान की हाई ग्रोथ के बाद यह सवाल उठने लगा कि इस ग्रोथ का फायदा किसको मिल रहा है? क्या ये सिर्फ कुछ शहरों के कुछ सेक्टर्स तक ही सीमित है? क्या गांव, गरीब और पिछड़े वर्ग इस रेस में पीछे छूट रहे हैं? इसी के जवाब में 11th प्लान ने मंत्र दिया, टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। यानी विकास ऐसा हो जिसका फायदा सब तक पहुंचे। ग्रोथ की पार्टी में सबको इनविटेशन मिलना चाहिए। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या इस प्लान का सपना पूरा हो पाया? इसका टारगेट तो पहले 10% था, फिर 9% किया गया और हासिल हुआ 8%, जो कि बुरा नहीं था। लेकिन इस प्लान की कहानी महंगाई के दानव से लड़ी जा रही थी। अच्छा। एक तरफ देश 9% से दौड़ना चाहता था, दूसरी तरफ इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल, क्रूड ऑयल की कीमत ने आग लगा रखी थी। इन्फ्लेशन 6% से ऊपर थी। हाँ, वो दौर याद है जब पेट्रोल के दाम रोज बढ़ते थे और हर चीज महंगी लगने लगी थी। उसने आम आदमी की जेब और सरकार का बजट दोनों जला दिया था। और रुपया भी मजबूत हो रहा था, जिसका मतलब हमारे एक्सपोर्टर्स को नुकसान हो रहा था। मुझे याद है हमारे सोर्सेज बताते हैं कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII
और वर्ल्ड बैंक ने भी इस 10% के एम्बिशियस टारगेट पर शंका जताई थी। सही। उनका कहना था कि टारगेट रियलिस्टिक नहीं है। वो कह रहे थे कि एक तरफ आप तेजी से दौड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ आपके सामने महंगाई और ग्लोबल स्लोडाउन की दीवार खड़ी है। तो ये प्लान सपनों और हकीकत के बीच की एक कश्मकश थी। और फिर आती है इस यात्रा की आखिरी कड़ी, 12th प्लान, 2012 से 2017 तक। और इस प्लान तक आते आते प्लानिंग का तरीका ही काफी बदल गया था ना? बिल्कुल। इसका प्रोसेस काफी अलग था। प्लानिंग कमीशन ने एक ड्राफ्ट अप्रोच पेपर बनाया और उस पर बड़े पैमाने पर कंसल्टेशन किया। सिविल सोसाइटी, बिजनेस एसोसिएशंस, स्टेट गवर्नमेंट्स, सबसे बात की गई। और मैंने सुना है कि सोशल मीडिया टूल्स का भी इस्तेमाल हुआ था। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग था। गूगल हैंगआउट जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके छोटे एंटरप्रेन्योर्स से भी सजेशंस लिए गए। गूगल हैंगआउट मतलब 2012 में प्लानिंग कमीशन सोशल मीडिया यूज कर रहा था एंटरप्रेन्योर्स से बात करने के लिए। ये तो काफी प्रोग्रेसिव लग रहा है। हाँ, ये एक कोशिश थी प्लानिंग को आम लोगों तक ले जाने की। ये दिखाता है कि प्लानिंग प्रोसेस खुद को समय के साथ बदलने की कोशिश कर रहा था। इस प्लान ने देश के सामने मौजूद चैलेंजेस को बहुत साफ साफ रखा। 9% का ग्रोथ टारगेट रखा तो गया, पर पेपर ने खुद माना कि ग्लोबल और डोमेस्टिक चैलेंजेस को देखते हुए ये बहुत मुश्किल होगा। क्या थे वो बड़े चैलेंजेस? लिस्ट काफी लंबी थी। पहला, एनर्जी सिक्योरिटी। पेपर में कहा गया कि हमारी ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी 80% तक पहुंच सकती है। ओ बाप रे। इसका मतलब पेट्रोल डीजल के दाम सीधे इंटरनेशनल मार्केट से कंट्रोल होंगे। मिडल ईस्ट में कुछ भी गड़बड़ होगी तो यहाँ हमारे स्कूटर का खर्चा बढ़ जाएगा। ये बात आज कितनी सच लगती है। बिल्कुल। और जमीन का मुद्दा, लैंड एक्विजिशन, वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू बनकर उभरा। इंडस्ट्री के लिए जमीन चाहिए, पर किसानों को जमीन का सही मुआवजा भी मिलना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि उनकी लाइवलीहुड बर्बाद ना हो। इसके अलावा हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स मतलब पीपीपीज को जरूरी बताया गया। और हमेशा की तरह फिस्कल कंसोलिडेशन, सरकारी खर्चे कम करो और रिसोर्सेज का आपसी कॉन्फ्लिक्ट कि पैसा हेल्थ पे लगाएं या डिफेंस पर। बिल्कुल। तो इस आखिरी प्लान का रिजल्ट क्या रहा? प्लान ने रिवाइज्ड ग्रोथ टारगेट 8.2% रखा था। जब 2015 में प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग ने ली तो उसने इस प्लान का अप्रेजल किया। अच्छा। और पता चला कि एक्चुअल ग्रोथ रेट 6.9% ही रही। नीति आयोग ने साफ टैक्स पॉलिसीज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस करने की जरूरत पर जोर दिया। तो इन सभी प्लान्स की यात्रा को देखें। 8वें प्लान के मार्केट सेंट्रिक बदलाव से लेकर 12वें प्लान की लंबी चौड़ी चैलेंजेस की लिस्ट तक एक पैटर्न साफ दिखता है। हर प्लान एक तरफ एम्बिशियस ग्रोथ टारगेट्स रखता है और दूसरी तरफ महंगाई, संसाधनों की कमी और सबका विकास सुनिश्चित करने की चुनौती से जूझता रहता है। ये एक लगातार कश्मकश है। सही कहा। और ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है। ये सारे प्लान्स बड़े बड़े एक्सपर्ट्स एसी कमरों में बैठकर ढेर सारे डेटा के साथ बनाते हैं। लेकिन क्या ये बड़े बड़े इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट्स कभी 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी, उनके सपनों और उनके रोजमर्रा के संघर्षों की असलियत को पूरी तरह से कैद कर पाते हैं? राइट। असली इकोनॉमी वो है जो प्लान डॉक्यूमेंट्स में लिखी है या वो जिसे हम और आप हर दिन जीते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं।